ये है भी लेंगे। आपको जो स्क्रीन पर दो मैप दिखाई दे रहे हैं, एक अहमदाबाद का और दूसरा दिल्ली का, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है कि दोनों के बीचों बीच से नदी बह रही है, एक साबरमती और दूसरी यमुना। अब सोचने वाली बात है कि साबरमती का रिवर बेड इतना साफ कैसे है, जहां पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तक जा चुके हैं, वहीं पर दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है और कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा। एक एक करके देखते हैं। देखो, अहमदाबाद का साबरमती का रिवर बेड शुरू से इतना साफ नहीं था। यहाँ पर भी इलीगल स्लम्स थी, कूड़ा फेंका ज्यादा था, नाले का पानी ज्यादा था, इंडस्ट्रीज का वेस्ट ज्यादा था। यहाँ पर टूरिस्ट आना दूर, आसपास के लोग डेंगू मलेरिया से शिकार रहते थे। लेकिन ये दशा फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कॉर्न, कमल मंगल दास, अनिल बेकरी और कई सारे इंडियन इंजीनियर्स देखी नहीं जा रही थी। इसलिए वो सरकार के पास साबरमती के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान लेकर गए, लेकिन पॉलिटिशियन ने घंटा ध्यान दिया। फिर 1976 आते एक नया प्लान प्रपोज किया गया, उस पर भी पॉलिटिशियन ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1997 आते कुछ पॉलिटिशियन को अक्ल आई कि इन प्रोजेक्ट्स में पोटेंशियल है, इसलिए उन्होंने साबरमती रिवर बेड की डेवलपमेंट के लिए साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी बनाई, जिन्होंने सबसे पहले साबरमती के आसपास जितने भी इलीगल स्लम्स थे उन्हें हटाया। ऐसा नहीं कि उन्हें ऐसे छोड़ दिया गया, बल्कि उनके लिए रहने के लिए पक्के घर बनाकर दिए गए 10,000 से ज्यादा। फिर जितने भी नालों का पानी ना साबरमती में जा रहा था, उन्हें डाइवर्ट किया गया सीवेज लाइंस बनाकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। लेकिन अभी भी चिंता का विषय दूर नहीं हुआ था, क्योंकि थरोई डैम से जब भी पानी छोड़ा जाता साबरमती में, तो यहाँ पर बाढ़ जैसी हालत हो जाती थी, कंस्ट्रक्शन एरियाज खराब हो जाते थे। इसलिए साबरमती रिवर फ्रंट के दोनों साइड पर ना डायफ्राम वॉल बनाई गई, ताकि अगर पानी आए भी, बाढ़ भी आए, तब भी पानी शहर में ना जाए और कंस्ट्रक्शन एरियाज खराब ना हो। वहीं पर पब्लिक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले ना यहाँ पर धोबी कपड़े धोआ करते थे, उन कामों को मॉडर्न फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया, धोबी घाट बनाए गए। वहीं पर जो पहले छोटी दुकानें रखती थी, उनके लिए ओपन मार्केट एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया गया। आपको पता है, एक समय पर यहाँ पर रेयर बर्ड स्पीशीज पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे साबरमती का पानी गंदा होता जा रहा था, वो एक्सटेंट हो रही थी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए गए, जिसकी वजह से आज साबरमती रिवर बेड पर 120 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जोरों शोरों से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई जाती है, क्योंकि नदी के एक साइड पर डैम बनाया गया है ताकि साबरमती में हर समय पानी कांस्टेंट आता रहे। स्केटिंग के लिए स्केटिंग रिंग बनाया गया है, इवेंट्स होते हैं, पार्क्स बनाए गए हैं, फ्लावर पार्क बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर शाम को जाओ तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, फ्लावर पार्क में जा सकते हो। इनफैक्ट अटल ब्रिज की खूबसूरती देखने तो हर महीने हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। अभी अगर हम करंट बात करें तो साबरमती के फेज 2 के डेवलपमेंट पर काम चल रहा है, जो डेवलपमेंट इंदिरा ब्रिज तक की जा रही है। एम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर भी पब्लिक गार्डन, पार्क्स, ये सब कुछ बनाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमें ना साबरमती से एक इम्पॉर्टेंट लेसन लेने की ज़रूरत है, वो है सिविक सेंस। चाहे दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कारण बताती हूँ, क्योंकि ना अभी मई और जून के महीने में ना साबरमती के रिवर फ्रंट पर एक डीप क्लीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें 13,000 वॉलंटियर आगे आए थे साफ सफाई करने के लिए। देन व्हाई डोंट वी डू द सेम? मेरा सवाल ये है, मैंने ऐसा क्यों पूछा, आप इस क्लिप को देखिए तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर जो कपड़ों के अंदर ना कलर भी होते हैं, जो पैंट वगैरह होती हैं, जो उनके ऊपर कलरिंग वगैरह होती है, उन केमिकल का पानी भी इस नाले के अंदर जाता है। अब जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि दिखाओ यार कितनी यमुना साफ हुई है, कौन से ड्रेन साफ किए गए हैं, अभी छठ पूजा भी आने वाली है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? क्योंकि जब त्योहार आते हैं तभी तो लोग कूड़ा डस्टबिन में नहीं बल्कि यमुना में डालते हैं। तो भाई अभी भी कुछ लोग वहाँ पर कूड़ा फेंक रहे हैं। अब एक एक करके देखते हैं। पहले बारापुला ड्रेन, ये ना साउथ दिल्ली से होकर बहती हुई आती है। इस पे पहले बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स थे। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर में कितनी ज्यादा साफ सफाई की गई है। इनफैक्ट यहाँ पर पार्क भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर हट बनाई गई है, वॉशरूम एरिया बनाया गया है, बैम्बू के पेड़ लगाए गए हैं, अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। इनफैक्ट इतनी ज्यादा ग्रीनरी लगाई गई है, कितना सुंदर लग रहा है। और दूसरा है शादरा ड्रेन, ये दिल्ली का दूसरा बड़ा ड्रेन है और इसका यमुना को 20% तक हाथ है गंदा करने में। ये ना इतना ज्यादा एक पॉइंट पर गंदी हो गई थी ड्रेन कि लोग लिटरली इसके ऊपर से चलकर जाते थे, इतना कूड़ा करकट था। इसलिए अधिकारियों को डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा था इन कूड़े को साफ करने के लिए। फिर जो कूड़ा बाहर निकाल के डंप किया गया था, उन्हें भी काफी हद तक हटाया गया है। अभी भी इतनी साफ सफाई नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले में काफी इम्प्रूवमेंट है। तीसरी है नजफगढ़ ड्रेन, ये दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है, जिसका 70% हाथ है यमुना को गंदा करने में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये ड्रेन नहीं थी, ये पहले एक लेक थी, साहिबी नदी,
जो कि राजस्थान से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती थी। लेकिन जैसे ही ये नदी दिल्ली में प्रवेश कर गई, यहाँ पर 12 से 13 किलोमीटर के अंदर 2 नाले पड़ते हैं जो इसे बना देते हैं नाला। ये पहले लेक थी, अब नाला बन गई। अभी इसकी इतनी साफ सफाई नहीं हुई है। इसके आसपास के एरिया में पहले कूड़ा करकट को ही साफ करने में सरकार लगी हुई है और कई सारी ड्रेन्स हैं, जिससे आराम से बैठिए और बिफोर एंड आफ्टर एंजॉय करिए। और भी कई सारी ड्रेन्स हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप उन एरियाज के नियर बाय रहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपके साइड में कैसे कंडीशन है। अब आते हैं छठ पूजा पर। छठ पूजा के लिए सरकार ने 100 साइट्स को आइडेंटिफाई किए है। वहां पर टेम्परेरी घाट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ITO घाट में देखे कैसे डेवलपमेंट चल रही है। अब आते हैं उस सवाल पर कि गुजरात में ऐसा क्या है कि एग्जीक्यूटिव कहलाता है, वहीं पर दिल्ली प्लानर। उसका जवाब ना आपको इस एक लाइन से मिल जाएगा कि गुजरात को बिजनेस फ्रेंडली नजरिए से देखा जाता है, वहीं पर दिल्ली को सिटीजन सेंट्रिक। ऐसा क्यों? इसे 3 कारणों से समझते हैं। पहला, इम्प्लीमेंटेशन। ये ना एक बिजनेस ओनर ने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि अगर उसे किसी भी स्टेट में इंडस्ट्री खोलनी है तो मिनिमम फैसिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, पानी, इसमें कितना समय लगेगा। महाराष्ट्र में 4 महीने, उड़ीसा में भी 4 महीने का समय लग रहा था, वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु में 7 से 8 महीने, लेकिन गुजरात में सिर्फ 4 हफ्ते 28 दिन, मतलब मैक्सिमम 2 महीने का समय लगना था। और उसका सवाल था कि ऐसा क्या है गुजरात में। मैं बताती हूँ। पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जिससे लाइसेंस, पेपर वर्क सब कुछ इजी हो गया। लैंड एक्विजिशन के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट पहले लैंड खरीद के रख लेती है और उसमें मिनिमम से मिनिमम समय पर इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ये सब कुछ अवेल करके दे देती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जल्दी से जल्दी फुल्ली फ्लेज इंडस्ट्री यहाँ पर चालू कर सकती है। और भी कई सारी पॉलिसीज हैं गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर से ज्यादा यूनियन गवर्नमेंट की चलती है, इसलिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लैंड की डेवलपमेंट का काम देखती है वो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, जिसकी वजह से 2018 में ना यहाँ पर लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई गई थी, जिस पॉलिसी का मकसद ये था कि इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए लोग अपने लैंड्स को गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट उस पर डेवलपमेंट करेगी। लेकिन 2025 आ गया, अभी तक वो पॉलिसी फुली इम्प्लीमेंट नहीं की गई, बकायदा सुप्रीम कोर्ट को नोटिस तक भेजना पड़ा। ऐसा सेम हुआ जब स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। उसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने फंड्स एलोकेट कर दिए, लेकिन NMCD और MCD डिपार्टमेंट के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन था, जिसकी वजह से पहले ना उन्हें पूरा प्रोजेक्ट पर उन्हें कितना काम किया 1 साल में, उसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजनी होती है ताकि वो नेक्स्ट ईयर के फंड्स एलोकेट कर सके। लेकिन पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑडिटिंग नहीं हुई, दैट मींस नेक्स्ट फंड एलोकेट नहीं हुए और प्रोजेक्ट डिले होता रहा। तो ऐसा ही सेम अभी भी होता रहा, जिसकी वजह से कंपनीज इन झमेले से दूर जो दिल्ली NCR का एरिया है, गुरुग्राम और नोएडा, वहां पर शिफ्ट होती हैं। इसलिए एक पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली में इम्प्लीमेंटेशन की कमी तो है। दूसरा कारण है बिजनेस माइंडसेट। अब मानो या ना मानो, गुजरातियों के माइंड में हमेशा धंधा चलता है। इसलिए अगर आप कभी गुजरात गए हो तो आपने देखा होगा कि वो अपने ब्रांड्स को कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं, मानो फॉरेन ब्रांड्स हो। इसलिए भले पूरे भारत में गुजरातियों की सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, लेकिन फोर्ब्स के 284 बिलियनर में से आधे से ज्यादा बिलियनर गुजरात से हैं। आपने अंबानी अडानी सुना होगा, बिरला, पटेल और कितने सारे ग्रुप है, लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए गुजरात की 44% GDP सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। दे आर नंबर 1 इन द फार्मा सेक्टर। इसलिए ना उनके लिए डिग्री लेकर जॉब लेने से बढ़कर ये है कि उनके पिताजी क्या सिखा रहे हैं, गन्ने पर बैठकर क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। भले अभी दिल्ली में मतलब स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि वैसा माइंडसेट जैसे गुजरातियों का वैसा दिल्ली में नहीं। आपको क्या लगता है? फिर तीसरा कारण है गवर्नेंस। अब इस पर काफी ज्यादा लोग नाराज होंगे, बट सच तो सच ही है कि गुजरात के पास खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास खुद के लॉज, खुद की पॉलिसीज, उसे चेंज करने का राइट है। लेकिन दिल्ली के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटर, जिसमें कुछ पावर सेंटर के पास है और कुछ पावर स्टेट के पास है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास है एजुकेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, पावर, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और अर्बन डेवलपमेंट, वहीं पर उसमें जो मेजर फैक्टर है लैंड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। पॉलिसीज या आप कह सकते हो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है।
इनफैक्ट एक समय पर ना ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट देखती थी। उसका कंट्रोल भी और उसकी पावर भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। अब सोच कर देखो, अगर किसी ऑफिसर की वजह से किसी प्रोजेक्ट में डिले होता है तो हम किसको कसूरवार ठहराएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को? ऐसा पास्ट में हुआ भी है। जैसे सोनिया विहार टू खजूरी खास के स्ट्रेच में 15 महीने का डिले था, ऐसे ही यमुना स्ट्रेच में 29 महीने का डिले था। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने समय में बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में परमिशन नहीं दी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ और अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ी है। जैसे जब मेट्रो एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट था तो उसमें जो डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट का, उनके ऑफिसर्स ने परमिशन ही नहीं दी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अल्टीमेटली डिले हो गया, कॉस्ट बढ़ गई। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेम हैं तो वैसे कंडीशन अब ना हो। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर कि हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सी स्टेट ज्यादा बेटर फैसिलिटीज दे रही है अपने नागरिकों को, गुजरात या फिर दिल्ली? फिर ना हम दोनों को एक एक करके पॉइंट देंगे और इनमें जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे दैट मींस वो स्टेट ज्यादा सोशली बेटर है। पहला, एजुकेशन। देखो, दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस साल अपने बजट का 19% हिस्सा एजुकेशन के लिए एलोकेट किया, वहीं पर गुजरात की गवर्नमेंट ने 16.2%, मतलब पैसा दोनों के पास है। अब देखते हैं वहाँ पर एजुकेशन कैसी है, वहाँ पर स्कूल्स की कंडीशन कैसी है, वो हमें पता चलेगा इन दो पैरामीटर से। पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और दूसरा क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर एक स्टेट में कैसी एजुकेशन है उस बेस पर एक स्कोर देती है, जिसपे गुजरात का स्कोर है 630 आउट ऑफ 1000, वहीं पर दिल्ली का 623 आउट ऑफ 1000। दैट मीन्स दिल्ली में थोड़ी ज्यादा बेटर एजुकेशन है गुजरात के मुकाबले में। नाउ दूसरा पैरामीटर है हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इस पे प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी क्लासेस में कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। तो UDISC की 2024 से 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में ज्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है गुजरात के मुकाबले में। इनफैक्ट पारक स्कूल क्वालिटी सर्वे ने गुजरात को एजुकेशन के पैरामीटर में पुअर परफॉर्मिंग स्टेट बताया, इसलिए ये पॉइंट हम देते हैं दिल्ली को। और दूसरा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। पीरियोडिक लेबर सर्वे ने एक साल का सर्वे किया जिसमें उन्होंने फीमेल्स और मेल्स में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उस बेस पर एक परसेंटेज बताया। तो गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट पता कितना है, 1.2%, वहीं पर दिल्ली में 2.1%। दैट मीन्स ये पॉइंट हम देंगे गुजरात को। नाउ तीसरा पैरामीटर है हमारा हेल्थ। हेल्थ के लिए हम नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें ना वो 11 पैरामीटर्स को देखते हुए एक स्कोर देते हैं। तो गुजरात पिछले 4 सालों से नंबर 1 परफॉर्मिंग स्टेट रहा है हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी में। वहीं पर दिल्ली को कोई स्कोर नहीं दिया गया, लेकिन मुझे ना कैग की एक रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्होंने दिल्ली की हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए ना 10 प्रॉब्लम्स बताई हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पॉइंट हम देते हैं गुजरात को। चौथा है हमारा पॉवर्टी। पॉवर्टी के लिए हम नीति आयोग की मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें गुजरात में पता कितनी पॉवर्टी है, 11.66%, वहीं पर दिल्ली में 3.43%। दैट मीन्स ये स्कोर हमारा जाता है दिल्ली को। अब मुझे नहीं लगता हमें काउंट करने की जरूरत है क्योंकि दोनों को बराबर के पॉइंट्स बने। दैट मीन्स कुछ पैरामीटर्स में दिल्ली ज्यादा बेटर है और कुछ पैरामीटर्स में गुजरात ज्यादा बेटर है। ऐसे ही ना मैंने डीप डाउन वीडियो की है कर्नाटका पर, तो उसे भी टैप करके जरूर देख लेना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।